तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। जो शो था आज वो काफी अच्छा हमें देखने को मिला, बहुत सी चीजें हमें देखने को मिली हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की मंडे नाइट रॉ में कुछ चीजें रिवील हुई, जैसा कि मैंने कहा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिली जो फैंस ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। और स्टार्ट होता है सीधा रेट्रिब्यूशन की रिवील से। और मैं सोच रहा हूँ क्या सर्वाइवर सीरीज तक WWE इस चीज को नहीं खींचना चाहती थी, क्या एक्चुअली में 2-3 महीने और नहीं देना चाहती थी इस चीज को। तो वो चीज हमें आज देखने को नहीं मिली गाइस यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में WWE ने रिवील कर दिया है कि यहाँ पे रेट्रिब्यूशन के मेंबर्स कौन है। तो मैं देख रहा हूँ मिया येम, मर्सिडीज मार्टिनेज, डोमिनिक डायजाकोविक, डियो मैडिन और एक बंदा मास्क के पीछे जो कि माना जा रहा है कि शेन थॉर्न हो सकते हैं। और उनके नाम चेंज कर दिए, ये सारे नाम नहीं है जो NXT में थे। और डोमिनिक डायजाकोविक का नाम कर दिया गया है टी-रेक्स, आई डोंट नो व्हाट द नेम इज, टी-बार। और यहाँ पे डियो मैडिन का नाम कर दिया गया है मेस और शेन थॉर्न का नाम कर दिया गया है स्लैपजैक। पता नहीं कैसे नाम रखे हैं, किसने सोचे हैं नाम, लेकिन गाइस ये ऑफिशियली रिवील हो चुका है कि आखिर रेट्रिब्यूशन के मेंबर्स कौन है। और यहाँ पे वो आके कहते हैं कि उन्होंने अब WWE के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और ये चीज लगभग 500 बार बताई हमें टॉम फिलिप्स ने आज के शो पे, तो ऐसा हो नहीं सकता आपको ये बात पता ना हो। और वो कहते हैं कि अब हम सारी चीजें लीगली कर सकते हैं, सारे अटैक्स अपने लीगली कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे डोमिनिक डायजाकोविक को देखकर मुझे तो ऐसा लगा कि मैं बैटमैन की मूवी देख रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल बेन के कैरेक्टर की कॉपी लग रहा था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते में बैटमैन भी रॉ पे देखने को मिले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रॉ की रेटिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे हर्ट बिजनेस आती है बाहर और हर्ट बिजनेस कहती है कि भाई तुम यहाँ पे जिस तरीके से अटैक कर रहे हो वो सही नहीं है, और अगर तुम्हें अपनी वर्थ इतनी प्रूव करनी है तो आज तुम हमसे एक मैच लड़ो। तो MVP उनके लिए एक चैलेंज थ्रो कर देते हैं और बहुत सारे और मेंबर्स आ जाते हैं रेट्रिब्यूशन के यहाँ पे अटैक करने के लिए हर्ट बिजनेस को। और यहाँ पे एक ब्रॉल हमें देखने को मिलती है। तो काइंड ऑफ ए मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है मेन इवेंट के लिए। और थ्रू आउट द शो मल्टीपल ब्रॉल्स इन दोनों टीम्स के बीच में हमें देखने को मिलती हैं बैक स्टेज, और मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं। और ये सब लीड करता है एक अच्छे मेन इवेंट मैच की तरफ, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच, जो कि नंबर 1 कंटेंडर्स के लिए था फॉर द रॉ टैग टीम टाइटल्स। फाइनली रॉ टैग टीम टाइटल्स के लिए कुछ करा जा रहा है, जो कि देखने में अच्छा लगा। और यहाँ पे टीम बनाई गई डोमिनिक मिस्टीरियो और हुम्बर्तो कैरियो की। और ये टीम इस मैच में क्यों थी मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं बाद में समझ गया, ये यहाँ पे हारने के लिए थे यार। और बिल्कुल वही हमें देखने को मिला। और दूसरी टीम थी सेथ रॉलिंस और मर्फी की। और लास्ट वीक इन दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं था और आज ये टैग टीम की फॉर्म में आए, लेकिन सेथ रॉलिंस ने उल्लू बना दिया मर्फी को एक बार फिर से। और यहाँ पे वो बस चले जाते हैं और मर्फी को टैग इन नहीं करते। और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे मर्फी मैच को हारते हैं। तो मैच जीता कौन? मैच जीता एंजल गार्जा और अंड्राडे की टीम, और इनको मौका मिलेगा स्ट्रीट प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एट क्लैश ऑफ चैंपियंस। क्या आपने मैच कभी पहले WWE में देखा है? मैंने तो देखा है भाई। और मैं चाहता हूं फाइनली की टाइटल्स चेंज हो जाए क्लैश ऑफ चैंपियंस में, क्योंकि अगर स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस संडे को भी जीत जाते हैं तो भाई रॉ टैग टीम टाइटल्स खत्म, इस धरती से ही चले जाने चाहिए। क्योंकि WWE को एक नया चैंपियन चाहिए, तभी ये टाइटल्स का कोई मतलब बनेगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद केविन ओवेन शो में देखने को मिलता है, जहाँ पे गेस्ट होते हैं शेन मैकमैन। और यहाँ पे शेन मैकमैन भी एक गेस्ट लेके आ जाते हैं, और वो गेस्ट थे डब्बा काटो। और मैं तो उनको डब्बा काटो ही बोलूंगा, चाहे शेन मैकमैन डब्बा केटो बोले, चाहे कुछ भी बोले, हम इंडियंस लोग तो हैं वो डब्बा काटो ही बोलेंगे। और इनका डब्बा शो में कैसे कटा? 2 बार कटा। और पहले यहाँ पे केविन ओवेंस इनको चांटा लगाते हैं, लेकिन शेन मैकमैन उनको रोकते हैं कि भाई से मत मारो। केविन ओवेंस बार ब्रॉन स्ट्रोमन को बुलाते हैं, शेन मैकमैन फिर रोकते हैं। वो कहते हैं यहाँ अगर तुम दोनों लड़ पड़े तो मैं अंडरग्राउंड में तुम्हें मैच नहीं लड़ने दूंगा। तो वो कहते हैं ओके, हम रुक जाते हैं। और एलिस्टर ब्लैक आ जाते हैं पीछे से यहाँ पे केविन ओवेंस को अटैक करने, और उनको जो है बुरे तरीके से उन्होंने अटैक करा यहाँ पे। तो ये चीज हमें देखने को मिली, एक तीर से 2 निशाने लगाए WWE ने इस सेगमेंट से। और यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग तो जरूर था, लेकिन डब्बा काटो का जो डब्बा कटा है आज रॉ के अंदर, वो देख के बहुत लोग खुश नहीं हुए होंगे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर और कीथ ली का रीमैच फ्रॉम लास्ट वीक, क्योंकि लास्ट टाइम तो रेट्रिब्यूशन आ गई थी बीच में, इस बार रैंडी ऑर्टन आ गए बीच में। और एक्चुअली में मैकिंटायर ने क्लेमोर किक लगाई थी, हराने वाले थे कीथ ली को, लेकिन ऑर्टन ने स्टील चेयर से अटैक कर दिया मैकिंटायर को। उनकी फ्रैक्चर्ड जॉ के ऊपर एक बार फिर से उन्होंने स्टील चेयर से अटैक करा। तो ये ड्रू मैकिंटायर के लिए सही नहीं था। और मैं सोच रहा हूँ क्या अगर हमारी जॉ फ्रैक्चर हो जाए तो कीथ ली जैसे बंदे के साथ मैं मैच लड़ सकता हूँ? क्या मैं रॉ पे आ सकता हूँ? क्या मेरी फ्रैक्चर्ड जॉ इतनी अच्छी है कि वो बार बार सही हो जाती है अपने आप?
आई डोंट नो, लेकिन ये चीज हमें देखने को मिली। और इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने कमाल का प्रोमो भी कट करा, एम्बुलेंस के पास जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये एम्बुलेंस मेरी 14th टाइटल को सिग्निफाई करने वाली है, क्योंकि इस संडे इसी के अंदर मैं ड्रू मैकिंटायर को फैक्ट्री हॉस्पिटल भेजूंगा जब क्लैश ऑफ चैंपियंस के अंदर मैं WWE चैंपियनशिप को जीतने वाला हूं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रैंडी ऑर्टन मैच को हारने नहीं वाले, क्योंकि मैकिंटायर ने उनको पहले भी क्लीन हरा दिया है। लेकिन और कई सारे तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से मैकिंटायर यहाँ पे चैंपियन बने रहे। कौन जीतेगा वो मैं बात करूंगा अपनी प्रेडिक्शंस वीडियो में, लेकिन ये चीज आज हमें काफी अच्छी देखने को मिली। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर्स मैच, मिकी जेम्स अगेंस्ट जेलिना वेगा। और बुरा लगता है देख के कि मिकी जेम्स जैसी एक आइकॉनिक फीमेल रेसलर जो कि अपने टाइम पे बहुत बढ़िया थी, 6 टाइम विमेंस चैंपियन है, उनको 2020 में वापस लेकर आए और उसके बाद उनके साथ कुछ नहीं किया। और यहाँ पे जेलिना वेगा से वो हार गई मैच को, ये देखने में बहुत बुरा मुझे लगा, क्योंकि जेलिना वेगा अगर बन भी गई रॉ वुमेन्स चैंपियन, हम एक सेकंड के लिए मान ले, तो उसमें क्या अच्छा होगा या फिर नहीं, आप लोग मुझे बताएं। आस्का आई थिंक बहुत अच्छी चैंपियन है फिलहाल, और उनको चाहिए यार कोई बढ़िया कंटेंडर, और मुझे नहीं लगता कि जेलिना वेगा वो है। और यहाँ पे जेलिना वेगा बन गई है नंबर 1 कंटेंडर, तो अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। और यहाँ पे गाइस हमें देखने को मिलता है इसके बाद कि R-Truth समुंदर में अपनी 24/7 चैंपियनशिप के साथ घूम रहे हैं और शार्क दिख रहे हैं उनको। अकीरा टोजावा तो पानी में बह के चले गए अपने निंजास के साथ, और उनकी चैंपियनशिप गिर जाती है समुंदर में। और R-Truth उसके बाद सोच रहे हैं कि मैं अपना टाइटल वापस कैसे लाऊं, और फिर वेव्स के साथ वो उनका टाइटल वापस आ जाता है और शार्क वहां पे घूमे जा रही है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, क्या शार्क को 24/7 चैंपियनशिप चाहिए, क्या नेक्स्ट वीक शार्क 24/7 चैंपियन बनेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है सेड्रिक अलेक्जेंडर अगेंस्ट अपोलो क्रूज, और इस मैच के अंदर अपोलो क्रूज ने एक सरप्राइज विक्ट्री हासिल कर ली। और यहाँ पे रिकोशे ऐसा लगता है डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो करते कुछ नहीं है, लेकिन तब भी सेड्रिक इस मैच को हार जाते हैं। और मैच के बाद बॉबी लैशली, शेल्टन बेंजामिन आते हैं और हर्ट बिजनेस मिलकर दोनों को अटैक करता है। तो बेसिकली आज ये चीज रॉ में इसलिए करी गई क्योंकि जो मैच है यूएस चैंपियनशिप का ऑफिशियल हो चुका है अपोलो क्रूज और बॉबी लैशली के बीच में, और ऑब्वियसली हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस में देखने को मिलने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से हर्ट बिजनेस को पुश करा जा रहा है कोई भी टाइटल चेंज हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद रिंग में आ जाते हैं द मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिन्स, और एक एनवेलप लेके आते हैं और रे मिस्टीरियो की पूरी फैमिली को बाहर बुलाते हैं। कहते हैं आज जो मैं बात रिवील करने वाला हूँ उसके लिए पूरी फैमिली भाई बाहर आ जाओ फटाफट। और वो यहाँ पे कहते हैं कि भाई मेरे पास एक डीएनए रिपोर्ट है जो कि प्रूव करती है कि डोमिनिक यहाँ पे जो है उनके फादर रे मिस्टीरियो नहीं है। और रे मिस्टीरियो कहते हैं भाई ये गेम्स तुम बहुत खेल चुके हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तुम मेरी फैमिली में तब से कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन चीज काम नहीं आएगी। रॉलिन्स कहते हैं चलो मान लिया कि डोमिनिक का फादर रे है, लेकिन क्या ये रिपोर्ट जो है वो कंफर्म करती है कि जो तुम्हारी बेटी है अलाया या अलेया, जो भी उनका नाम है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं है? क्या तुम इसके फादर नहीं हो? और यहाँ पे ये चीज फिर से हंसी में बिल्कुल जोक के अंदर कन्वर्ट होती है पहले तो, लेकिन उसके बाद रे मिस्टीरियो कहते हैं कि मेरी डॉटर के बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते, तुम मुझसे बात करोगे, वो 19 साल की बच्ची है और उसे कुछ नहीं पता। और जैसे ही वो ये कहते हैं अलेया बिल्कुल लुक देती है रे मिस्टीरियो के, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता। और डेफिनेटली गाइस वो यहाँ से चली जाती हैं गुस्सा होकर, क्योंकि उनके फादर ने पूरी दुनिया के सामने उनकी बेइज्जती कर दी। और सेथ रॉलिन्स कहते हैं बहुत बुरा लग रहा है इस परिवार के लिए, क्योंकि ऐसा होता रहता है हर फैमिली में, और मुझे बहुत गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं दुखी हूं थोड़ा, लेकिन चलता रहता है। और इतनी पूरी बात करने के बाद सेथ रॉलिन्स इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं हो। और बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि अलेया जो है वो फिर से एक बार बहुत गुस्से में है यहाँ पे रे मिस्टीरियो से, और वो वहां से भी चली जाती हैं। और मर्फी आते हैं फाइनली और उनके पास बैठ जाते हैं आके और कहते हैं कि देखो मुझे पता है कि लास्ट वीक तुमने मेरे साथ मतलब जो मुझे कंफर्ट करा था उसके लिए ठीक है जो है, लेकिन अगर मेरी वजह से ये जो आज तुम्हारे साथ चीज हो रही है इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, और अगर मेरी कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। और मर्फी यहाँ पे आके लगा रहे हैं अपना मक्खन धीरे धीरे। तो जो मेन चीज स्टार्ट होने वाली है अगले हफ्ते से वो होगी मर्फी और इनकी लव स्टोरी। आई डोंट नो, अजीब सा लगेगा देखने में क्योंकि सिर्फ 19 ईयर्स की है वो, मतलब आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अलेक्सा ब्लिस हैं, लेकिन अलेक्सा ब्लिस नहीं है अलेया। लेकिन जो भी हमें देखने को मिलेगा स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग चल रही है, इनफैक्ट रेट्रीब्यूशन वाली स्टोरी से बेटर लग रही है मुझे, तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा था आज के इस शो के ऊपर। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है नटालिया एंड लाना अगेंस्ट शेना बेजलर एंड नाया जैक्स। कौन जीतेगा यहाँ पे हमको पता है, चैंपियंस जीत जाते हैं, हर हफ्ते सेम ही मैच होता है। और उसके बाद हर हफ्ते अब लाना को ऐसा लगता है कि समोन ड्रॉप पड़नी जरूरी है थ्रू द अनाउंसर्स टेबल। और यहाँ पे चैंपियंस को स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है, कमेंट्री टीम पर बैठे हुए थे यहाँ पे लिव मॉर्गन और रूबी रायट,
लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैच होने वाला है क्लैश ऑफ चैंपियंस में। क्या चैंपियनशिप्स चेंज होंगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं था इसके अंदर। इसके बाद एक और मैच जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं था वो था आस्का अगेंस्ट पेटन रॉयस, और जेलिना वेगा यहाँ पे आके डिस्क्वालिफिकेशन कर देती है आस्का को अटैक करके, और इसकी मदद से जो है आस्का इस मैच को जीत जाती है। फिर से यहाँ पे कुछ भी खास नहीं था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है फाइनली रॉ अंडरग्राउंड के अंदर डब्बा काटो अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमन, और ये डेफिनेटली एक छोटी सी ब्रॉल थी, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा तो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला, और ब्रॉन स्ट्रोमन ने नॉकआउट ही कर दिया भाई सीधा डब्बा काटो को। उनकी पहली डिफीट दे दी उनको WWE में, जो कि एक बढ़िया बात है, क्योंकि यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच हार के एटलीस्ट ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पे हारेंगे तो नहीं। मतलब रॉ अंडरग्राउंड के अंदर एक इंश्योरेंस तो मिल गई ब्रॉन स्ट्रोमन को कि हाँ मैं मैचेस जीतने वाला हूँ, और वो चीज यहाँ पे हमें इनकी तरफ से देखने को मिली। स्ट्रोमन हैज वन और डब्बा काटो को उन्होंने कर दिया नॉकआउट। तो पहले ओवेन से पड़ा थप्पड़ और दूसरी बार ब्रॉन स्ट्रोमन से भी हार गए। डब्बा काटो का तो डेफिनेटली आज डब्बा कट गया। और फाइनली मेन इवेंट में द हर्ट बिजनेस अगेंस्ट रेट्रिब्यूशन का मैच हमें देखने को मिला। और क्या किसी को लग रहा था यहाँ पे कोई रिजल्ट आने वाला है? अगर आपको लग रहा था तो आप WWE कभी देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार फिर से इंटरफेरेंस हुई, रेट्रिब्यूशन के मेंबर्स आ गए, पूरा मंडे नाइट रॉ के रोस्टर को लीड करके आ जाते हैं यहाँ पे बेसिकली ड्रू मैकिंटायर, जिनकी जॉ फ्रैक्चर्ड थी। एक बार फिर से मैं बता दूं, फ्रैक्चर्ड जॉ थी, भागते हुए आए, लड़ने के लिए तैयार हैं। दैट्स व्हाट अ चैंपियन डज। और यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया, आके लड़ना शुरू हो गए, और आउट ऑफ नोवेयर लाइक ही ऑलवेज डज रैंडी ऑर्टन आते हैं और एक आरकेओ लगा देते हैं मैकिंटायर के ऊपर। एक बार फिर से उनकी जॉ तोड़ दी। तो आई डोंट नो कि ड्रू मैकिंटायर अपना टाइटल रिटेन करेंगे, अब मुझे डाउटफुल लग रहा है, और मुझे लगता है समय जो है उनका खत्म हो चुका। ऑलमोस्ट रेसलमेनिया से अप्रैल से लेकर सितंबर के एंड तक वो चैंपियन बने रहे, तो ठीक ठाक रेन रही उनकी, बहुत लंबी भी नहीं थी, लेकिन एक अच्छी रेन उनकी रह चुकी है। अब फाइनली समय आ गया लगता है कि रैंडी ऑर्टन चैंपियन बने, और इस तरीके से शो यहाँ पे हो जाता है खत्म। तो रेट्रिब्यूशन अगेंस्ट हर्ट बिजनेस इज गोइंग ऑन, एक स्ट्रॉन्ग राइवलरी की तरह, और आई थिंक ये लीड करेगा मंडे नाइट रॉ की फ्यूड जो बनने वाली है मेन सर्वाइवर सीरीज के लिए। स्मैकडाउन कहां रह जाएगी आई डोंट नो, लेकिन गाइस आज का ये मंडे नाइट रॉ का शो था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।